जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जल संसाधन का चैप्टर का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो अध्ययन किए थे, देखते हैं। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी थकते हुए कदमों को, सहारा दो किसी की थकते हुए कदमों को। और जिद ऐसी होनी चाहिए जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद ऐसी होनी चाहिए जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद ऐसी होनी चाहिए जो अपनी कामयाबी को, अपने संघर्षों को मंजिल से मिला दे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका अपना YouTube चैनल जो कि ज्ञान विद्या बाय ट्विंकल सर की क्लासेस में आपकी ढेर सारी स्वागत है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मेरे YouTube चैनल को लगातार आप लोग इस्तेमाल कीजिए और इससे अत्यधिक से अत्यधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो, लोगों को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। जो हम पढ़ाते हैं वे सारी चीज़ें समझ में आती है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सारा चीज़ करके रखिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वह आप लोग के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, इतना समय हम आप लोग के लिए व्यतीत करते हैं। तो आपका तो फर्ज बनता है, कम से कम मिनट तो नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड में ही लगेगा। सेकंड में आप लोग क्लिक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आज हम लोग आते हैं जल संसाधन, और हम लोग जल संसाधन के बारे में अध्ययन किए थे। क्या किए थे? हम लोग बांध बनाए थे। उस पिछला क्लास में हम लोग बांध बनाए थे। हम लोग देखे थे बहुउद्देशीय परियोजना में जब बांध बनाया गया था तो उनमें से बहुत सारी चीज, बांध बनाने से लाभ भी हुए थे और बहुत सारे हमारे यहाँ नुकसान भी हुए थे। लेकिन बहुत सारे नुकसान हुए थे, बहुत सारे फायदे भी हुए थे। उनमें से देखा गया कि बांध अगर हम लोग बना देते हैं तो क्या होता है कि लोगों में असमानता की भावना पैदा हो जाती है। कोई लड़ाई झगड़े की भी भावनाएं पैदा होती है। क्या होती है? जैसे कि अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो उस बांध का पानी क्या किया, तो अमीर लोग उद्योग ये सब में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। उस पानी को अधिकतर उद्योग ये सब में उपयोग कर लिए। तो गरीब लोग क्या करेंगे? कृषि का कार्य करने के लिए उस सभी के पास तो पहुंच नहीं पाएगा, और जब पहुंच नहीं पाएगा तो लोगों में, दोनों में आम झगड़े बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कि बांध जो होता था वह बांध बनाने से बाढ़ का भी संभावना देखने को मिलती थी, क्योंकि बाढ़ का जल स्तर जब ऊंचा होता था तो जल स्तर ऊंचा होने के कारण क्या होते थे, बांध को अंततः खोला जाता था। और जब बांध को खोला जाता था तो यही जो है वह एक उदाहरण 2006 ईस्वी में कहां पर, तो महाराष्ट्र और कहां पर, महाराष्ट्र और गुजरात में, महाराष्ट्र और गुजरात में जब बांध को खोला गया। तो बांध को खोलने से क्या हो गए, तो वहां बांध को खोलने से बहुत सारे लोगों का हानि हुआ, और बहुत सारे जन हानि तो हुए, उसके साथ साथ मृदा का अपरदन हुआ। उसके साथ साथ क्या हो गया? मृदा का अपरदन हो गया। तो मृदा का अपरदन हो गया। सारे मृदाएं जो नदी में जमे, जो बांध में जमा हुआ था, तलछट मृदाएं, वे सारे तलछट मृदाएं क्या हो गई? निकल गई। मृदा का निम्नीकरण भी हो गया। तो इस प्रकार से नुकसान भी हुए। अगर हम लोग बांध को अगर बना देते हैं तो बांध तो हम लोग देखे कि बना दिए, तो वहां पर अंततः हमें बांध को खोलना पड़ता है, जिसके कारण बाढ़ की संभावना आ जाती है। उसके साथ साथ अगर बांध बनाते हैं तो वहां से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न होते हैं तो वे पीने लायक पानी नहीं बच पाते हैं, जिसके कारण ये नुकसान देखा गया। तो नुकसान देखा गया। तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वह मेरा टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। क्या मेरा टॉपिक है?
तो मेरा टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण, ये वर्षा जल संग्रहण बहुत सारे लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजना को अलाभप्रद, जिसको लाभ नहीं हुआ, तो जिसको लाभ नहीं हुआ वे सभी लोग क्या कर दिए, तो बांध को गलत साबित कर दिए कि ये बांध बनाने से कोई फायदा नहीं है, ये कोई जल संग्रहण तंत्र नहीं, केवल झूठो है। लेकिन प्राचीन काल में लोग क्या किए थे, तो प्राचीन काल में लोग बहुत सारे उत्कृष्ट जल के साथ साथ जल संग्रहण तंत्र को अपनाए थे, जो कि हम बताए थे कि प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे हमें अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। क्या साक्ष्य मिले हैं, तो इलाहाबाद के श्रृंगारवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के मैदान, गंगा नदी के पानी पर क्या किया गया, बांध बनाया गया और वहां से एक जल संग्रहण तंत्र को अपनाया गया। चंद्रगुप्त, दूसरा देखे थे क्या साक्ष्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक वृहत स्तर का बांध और तालाब का निर्माण कराया गया था। फिर हम देखे थे कि उस काल में, प्राचीन काल में, जो एक बहुत बड़ी झील, कृत्रिम झील, वह कौन सी झील थी, भोपाल झील का निर्माण कराया गया था। फिर देखे थे, क्या देखे थे, तो इल्तुतमिश के काल में दिल्ली के श्रीपोर्ट क्षेत्र में एक छोटा सा हौज खास, जो एक विशिष्ट प्रकार का तालाब होता था, वे एक हौज खास का निर्माण कराया गया। तो ये प्राचीन काल का जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल के लोग मृदा के गुणों को आधार रखते हुए उन्होंने बहुत सारे विकसित किए। उन्होंने भौम जल स्तर को, तालाब, नदी, ये सभी तरीके को विकसित किए, जो कि हमें साक्ष्य मिलती है। तो जब ये सारे, वे सभी के पास पहले से नॉलेज था, वे सभी के पास उन सभी तरीकों का जानकारी था, तो उस समय जो जल संग्रहण का बनाया गया था, तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक पहाड़ी क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र, और पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में क्या चीज का निर्माण कराया गया, तो सबसे पहले कुल और गुल का निर्माण कराया गया। कुल और गुल के कारण गुल जैसी वाहिकाएं नदियों से जो पानी आती थी, वे उस वाहिकाओं के द्वारा वे खेतों में ले जाते थे, सिंचाई के लिए खेतों में ले जाते थे। जैसे गुल और कुल क्या है, तो सबसे पहले यहाँ से एक ढाल से नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, और ये नदी बहने के कारण हम यहाँ से ले गए एक छोटी सी धाराएं ले गए, और ये छोटी सी वाहिकाएं ले गए, छोटी सी नदियां ले गए, और यहीं से हम सिंचाई करना चालू किए। इसी व्यवस्था को कहा जाता है कुल, और इसी व्यवस्था को कहा जाता है गुल। इसी व्यवस्था को कहा जाता है कुल, और इसी व्यवस्था को कहा जाता है गुल। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पश्चिमी भारत में, तो पश्चिमी भारत में कहा, तो विशेष प्रकार के पश्चिमी भारत, विशेष प्रकार के कहा, तो राजस्थान में, विशेष प्रकार के कहा, राजस्थान में। यहाँ पर क्या किया गया पानी का यूज करने के लिए, तो यहाँ पर वर्षा जल को अपनाया गया। ये आम भाषा में था, छत वर्षा जल को अपनाया गया। कहाँ पर, पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में सिंचाई करने के लिए बाढ़ का पानी का उपयोग करते थे। अर्ध और शुष्क प्रदेशों में, वहां पर अर्ध और शुष्क प्रदेशों में पानी को संचित करने के लिए गड्ढा का निर्माण करते थे, और ये गड्ढा का निर्माण करते थे, जिसके कारण उस गड्ढे से
पानी का उपयोग करते थे, ग्रीष्म काल में उस पानी का उपयोग करते थे। और वह गड्ढा जो था वह जैसलमेर में इसे खादिन और जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्र में बीहड़ के नाम से जाना जाता था। हम यहाँ पर जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में बीहड़ के नाम से जाना जाता था गड्ढा को। अब ये खादिन क्या होते थे? तो खादिन सबसे पहले खादिन क्या होता था? तो जैसे कि ये मेरा नदी बह रही है, बहने के कगार पर है, बह रही है और बह रही है, तो बहने से एक यहाँ पर छोटा सा बना दिया गया, थोड़ा सा बांध की तरह से। बांध बनाने से यहाँ का पानी क्या हो गया? इस तरह से जम गया, और ये पानी जम गया तो इसी को हम लोग कहते थे क्या? खादिन कहा जाता था। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते थे? खादिन कहते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था थी, इस प्रकार से यहाँ पर तरीके थे जो जल संग्रहण तंत्र के थे। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, इसे नोट कीजिए, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को बचाने के लिए, पानी को यूज करने के लिए उन्होंने क्या चीज का निर्माण कराया? तो उन्होंने एक टांका का निर्माण कराया। और यह राजस्थान के सबसे कौन सा क्षेत्र में? तो एक जगह का नाम है फलौदी, बीकानेर और बाड़मेर, ये सभी जगहों पर सबसे ज्यादा प्रचलित था क्या? तो टांका। टांका क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, टंकी जानते हैं, हाँ, जो हम लोग पानी को यूज करते हैं, जो छत के ऊपर लगा हुआ रहता है, तो उसको टंकी बोल दिए। टंकी का बड़ा रूप क्या हो गया? टांका। तो अगर टंकी का अगर बड़ा रूप अगर बनाया जाएगा तो उसे टांका कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो टांका का प्रचलित था, यह सबसे पहले कहा? तो यह टांका एक घर के अंदर, एक घर के बराबर, घर के अंदर नहीं, आंगन में भी बनाया जा सकता था। घर के आंगन में, घर के पहले दीवार के सामने बनाया जाता था टांका। लेकिन ये जो टांका है वह फलौदी में देखने को मिला कि इसका जो गहराई जो है वह 6.1 मीटर गहरा, 6.1 मीटर केवल गहरा। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो लंबाई देखा जाए 4.27 मीटर इसका क्या है? लंबाई है। अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए तो कितना है इसका चौड़ाई? 2.44 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब हम इस बात से हम कर सकते हैं कि यह लगभग एक रूम के बराबर था। इतना बड़ा टंकी बनाया जाता था। और यह टंकी बनाने के जो लाभ होते थे वह बहुत सारे लाभ होते थे। क्या लाभ होते थे? तो सबसे पहले यह टंकी को अगर हम बनाए तो ग्रीष्म कालों में इस पानी को हम लोग अच्छी तरह से उपयोग कर पाते थे। और जब इस पानी को अगर हम लोग उपयोग कर दिए, हमें लत लग गई है इस पानी का
उपयोग करने का, हमें इस पानी का लत लग गई है। जिस प्रकार से लत लगता है ना, किसी को पढ़ने का लत लगता है तो पढ़ते रहता है, किसी को कुछ और करने का लत लगता है तो वही काम करता है। तो उसी प्रकार से यह पानी पीने का ये सब का लत लग गया, तो अगर हम ये सबको फिल्टर का पानी दे या हम कोई कुछ भी तरह का पानी दे, ये सबको पसंद नहीं आएगा। तो यह जो था वह बहुत इस सब के लिए क्या हो गया, अच्छा साबित हुआ। और यह अच्छा साबित हुआ तो टांका का निर्माण कराया जाता था। कैसे होता था हम लोग देखते हैं, इसे नोट कीजिए। छत का पानी हम लोग क्या किए, कलेक्शन किए, ठीक है। छत का पानी को हम लोग कलेक्शन किए, ठीक है। यहां से थोड़ा दूर इस प्रकार से हम बनाए हैं जमीन, और यह मेरा धरातल है और ये धरातल है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से हम बना दिए गड्ढा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग लाए पाइप को, और ये पाइप को लाए, तो ये पाइप को लाने के बाद हम लोग यहाँ से इस प्रकार से पाइप को कर दिए, ठीक है। यह पानी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। अब यह पानी यहाँ जाएगा, तो सबसे पहले बरसात जब पहुंचती थी, तो बरसात के जब बारिश होती थी तो सबसे पहले इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। ये पानी को क्या किया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। और ये बाहर निकाल दिया जाता था क्यों, क्योंकि इस पाइप में बहुत सारे कचड़े जम जाते थे, और ये कचड़े जम जाते थे तो इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, वेस्ट पानी को फेंक दिया जाता था। और जब 2-3-4 दिन तक लगातार पानी बह जाती थी, खराब नाले वाला पानी, फिर इस पाइप को इसमें लगा दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, गड्ढे बनाकर, और यहाँ पर पानी को एकत्रित कर दिया। ये टांका के साथ साथ इस पानी को कुआं में भी क्या करते थे, एकत्रित करते थे, और ये कुआं में भी एकत्रित करते थे। अब यहाँ पर लोग इस प्रकार से टांका तो बनाया, इस प्रकार से टांका तो बनाया। अब टांका के जो पानी है, अब इसी पानी को, बारिश का ही पानी को लोग कौन सा पानी कहते थे पता है, इसी पानी को लोग कहते थे पालर पानी, जो कि सबसे शुद्ध पानी इसी पानी को मानते थे। कौन सी पानी, वर्षा का पानी, अर्थात बारिश का पानी। और यही वर्षा का जल को ही कौन सा पानी कहा जाता था, पालर पानी, ठीक है। अब ये पालर पानी कहा जाता था। तो अब ये अगर हम ये टांका बनाए, तो टांका के किनारे ही एक छोटा सा मकान, धरातल के नीचे एक छोटा सा मकान भी हम लोग बना दिए। अब हम लोग मकान क्यों बनाए पता है क्या, तो नहीं, तो हम लोग बकरी को बांधने के लिए, जानवरों को बांधने के लिए हम लोग मकान बनाते हैं, ठीक। तो नहीं, मकान यहाँ पर हम लोग बनाए हैं क्यों, तो यहाँ पर रहने के लिए। क्यों, क्योंकि गर्मियों के दिन में इसका पानी का असर यहाँ पर क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है, और यहाँ का पानी का असर यहाँ से ठंडा होता है, तो यहाँ पर ठंडा प्रदान होता है। तो गर्मियों के दिन में हमें क्या फायदा मिला, देखा, टांका अगर बनाते हैं तो टांका बनाने से हमें बहुत सारे फायदा। हम सबसे पहले तो पानी, यहाँ पर बरसात का पानी को एकत्रित भी कर लिए, भूमि का जल स्तर भी ऊंचा हो गया। अब ग्रीष्म काल के दिन में हमें पानी की दिक्कत भी नहीं हुई। यहाँ ग्रीष्म के कालों में हमें एसी की जैसा हवा भी मिल गया। तो इस प्रकार से हमें क्या हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो जैसे इंदिरा गांधी नहर बनाया गया था, इंदिरा गांधी नहर, ये तो मालूम होगा। इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, तो बनाने के बाद क्या हुआ, ये टांका का प्रचलन बहुत ही कम था, बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इंदिरा नहर का ही लोग पानी क्या करते थे, उपयोग में लाते थे, और उपयोग में लाते थे, जिसके कारण यह पानी क्या हो गया, बहुत ही लोग कम संचित करने लगे।
लेकिन अगर हम लोग देखेंगे मेघालय में, तो मेघालय में वहां पर सबसे ज्यादा बारिश, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। तो वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण भी शिलोंग में लोग क्या करते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण करते हैं। चेरापूंजी, मेघालय के एक जगह चेरापूंजी और मासिनरा विश्व का सबसे अधिक बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण का तंत्र अपनाया गया है। और यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण तंत्र से कम 15 से 20% लोग पानी क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। 15 से 20% लोग पानी को एकत्रित करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपनाया गया है। जो टाका का प्रचलन है वह इंदिरा गांधी नहर होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या किए, तो उसका प्रचलन खत्म कर दिए और लोग इंदिरा गांधी नहर का पानी को उपयोग करने लगे। क्योंकि उपयोग तो करते थे लेकिन पीने योग्य पानी जो था वह टाका का ही पानी था, क्योंकि वे सब उस सब पानी को क्या किए? स्वाद को चख लिए, पहचान लिए, अनुभव कर लिए और उसी पानी को यूज करते थे पीने होने के लिए। ठीक है। तो एक जगह है कर्नाटक के मैसूर जिला, नाम पता होगा आप लोग को। कर्नाटक के मैसूर जिले के एक सुदूर गांव, कहाँ? तो एक सुदूर गांव गंडाथुर में, एक सुदूर गांव गंडाथुर में क्या हुआ? तो यहाँ पर प्रचलन बहुत ज्यादा है। वर्षा जल संग्रहण का प्रचलन सबसे ज्यादा यहाँ पर कम से कम कहा जाता है 200 घर यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण का तंत्र अपनाए हैं। यहाँ पर अभी भी वर्षा जल संग्रहण का 200 घर अभी भी अपनाए हैं। और बारिश का पानी कम से कम 1000 मिलीमीटर पानी का उपयोग करते हैं। 1000 पानी का उपयोग करते हैं। कितना घर? कम से कम 200 घर वर्षा जल संग्रहण पर ही निर्भर है। कर्नाटक के मैसूर जिले के एक सुदूर गांव है और वह कौन सा है? गंडाथुर में, जो 20 घर 200 घरों में अभी भी वर्षा जल संग्रहण के तरीके को अपनाए हैं। तो इस प्रकार से देखा गया है कि वर्षा जल संग्रहण हम लोग किस प्रकार से, कहां पर, किस तरह से किया जाता है या प्राचीन काल में किस प्रकार से लोग करते थे, ये सभी के बारे में हम लोग अध्ययन किए। लेकिन एक जगह है तमिलनाडु, हम लोग तो बहुत चित परिचित है। तो एक जगह है तमिलनाडु, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। तो तमिलनाडु की राजधानी में बोल दिया है सरकार ने कि वर्षा जल का अगर संग्रहण जो नहीं करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण का तरीका जो है वह हर एक घरों में पाया गया। हर एक घरों में वर्षा जल संग्रहण तरीके अपनाए गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण तंत्र को अपनाया गया था। हमारे राजस्थान जो कि वहाँ पर पीने योग्य, वहाँ पर तो अधिकतर खारा पानी जो भी बारिश होती है वे नदियों में ही विलुप्त हो जाती है और ज्यादा पीने योग्य पानी तो ही नहीं है। समुद्र के किनारे है, बसा हुआ है और वहाँ पर मरुस्थल भी है, जिसके कारण वहाँ लवणीय की मात्रा भी अत्यधिक है और इसीलिए वहाँ पर बहुत जरूरी हो गया वर्षा जल संग्रहण तंत्र। लेकिन तमिलनाडु में भी सरकार ने यहाँ पर क्या कर दिया वर्षा जल संग्रहण, क्योंकि हम जानते हैं कि लौटता हुआ मानसून जो है, भारत का लौटता हुआ मानसून वह कोरोमंडल तट में टकराकर अर्थात तमिलनाडु
में बहुत जोर बारिश होती है, और बहुत जोर बारिश होने के कारण भी यहाँ पर क्या कर दिया है, वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग को भी सोचना चाहिए कि हमें जल को अच्छी तरह से, क्योंकि पीने योग्य पानी तो है ही नहीं, कहाँ है पीने योग्य। अगर हम 100% में देखेंगे तो 100% में कहा जाए तो 98% मेरा क्या है, तो 98% मेरा लवणीय जल है जो समुद्र में है। मात्र 2% जो पानी है वह पीने योग्य पानी है, और यह 2% पानी में भी 1% मेरा हिमालय बर्फ के रूप में जमा है, और 1% मेरा जो कहाँ है, तो भूमि के अंदर है, भूमि के अंदर है, फिर तालाब में है, नदी है, झील है, ये सब पानी 1% पानी है। और हम लोग 98% पानी का कृषि कार्य करते हैं? नहीं। हम लोग 1% बर्फ का पानी कृषि कार्य करते हैं? नहीं। मात्र जो पीने योग्य पानी है 1% वही कृषि का कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ पीने योग्य पानी ज्यादा नहीं है, इसीलिए कहा जाता है वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। इसीलिए जल को बचाइए और अपना जिंदगी को बचाइए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तक, फिर हम यहाँ का चैप्टर जो जल संसाधन है वो समाप्त हुआ। हम लोग अगला दिन जो है वह अगला चैप्टर को लेकर आएंगे, जो एक अलग तरह से क्लासेस होगी, उसमें भी अवश्य जुड़िए और इसे जरूर से जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज का क्लास इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।